राहुल ने जब अपने दोस्त अंकित के पुराने घर में एक रात गुजारने की हामी भरी तो उसे लगा ये एक आम सी रात होगी। मगर जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए वो घर बदल गया। दीवारें सांस लेने लगी, साए बोलने लगे और दरवाजे के बाहर कोई ऐसा वजूद था जो इंसान के कपड़ों में मगर घर के फर्नीचर से बना हुआ था, क्योंकि रात 10 बजने के बाद वो घर अब उनका नहीं रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपनी बकिया कहानी की तरफ। अंकित मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों तकरीबन 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, मगर इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद उसने मुझे कभी अपने घर नहीं बुलाया था। हालांकि मैं उसे कई बार अपने घर बुला चुका था। कई रातों में जब मेरे माँ बाप कहीं बाहर गए होते, मैं उसे अपने पास बुला लेता था थोड़ी मस्ती के लिए, मगर 10 सालों में उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं उसके घर आऊँ। इसलिए जब उस रात उसने खुद मुझे अपने घर आने के लिए कहा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने पूछा भी, क्या बात है, आज बड़ा तूने घर आने को कहा, वरना कभी तो पूछता भी नहीं था। वो बोला, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस आज मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं तो सोचा आज रात कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं, मस्ती करते हैं। फिर हंसते हुए बोला, हाँ मगर मेरा घर छोटा है, पता नहीं तुझे पसंद आएगा या नहीं। लेकिन उसका घर कहीं से भी छोटा नहीं था। वो हमारे शहर के एक सुनसान कोने में बना हुआ था, मगर अपनी खूबसूरती में पूरे शहर में अलग दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो पुराना सफ़ेद रंग का मकान न जाने कितने बरसों से वहीं खड़ा है और उसके इर्द गिर्द पूरा शहर बाद में आबाद हुआ हो। दरवाजे पर पड़े बड़े बड़े दरख्तों के साए ऐसे लगते जैसे वो घर की निगहबानी कर रहे हो। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके माँ बाप घर में ही थे, कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। उसकी माँ दुबली पतली सी औरत थी, किचन में मसरूफ़ थी और उसके पापा हाल में एक कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैंने उन्हें नमस्ते की तो उसकी माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा डर छुपा था। मगर क्यों, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। अंकित मेरा पुराना दोस्त था, शायद घर की कोई बात हो। जाते वक्त उसकी माँ ने हमें कुछ खाने के लिए दिया और ठीक 7 बजे दोनों घर से निकल गए। जाते हुए मैंने देखा कि उसकी माँ ने अंकित के कान में कुछ आहिस्ता से कहा, मगर मुझे नहीं मालूम क्या। मैंने सोचा होगा कि ज़्यादा शरारत मत करना और वक्त पर सो जाना। मैंने परवाह नहीं की। मैंने पूछा, तो अब क्या करें? वो बोला, चल कोई मूवी देखते हैं। फिर मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गया। बाकी घर की तरह उसका कमरा खूबसूरत नहीं था, बल्कि बहुत बिखरा हुआ था। किताबें, कपड़े, क्रिकेट बैट सब इधर उधर फैले थे। सिर्फ एक टीवी था जो थोड़ा दुरुस्त हालत में था। मैंने हंसते हुए कहा, तेरी माँ तुझे मारती नहीं क्या? ये क्या हालत बना रखी है? वो हंसकर बोला, अरे कुछ नहीं होता, सुबह ठीक कर दूंगा, अभी मूवी देख ले। फिर उसने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी लगाई। पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक के साथ हॉरर मूवी देखने का अपना ही मज़ा था। सुनसान इलाके में वो पुराना घर और सिर्फ हम दोनों। वक्त पता ही नहीं चला कब गुजर गया। अब रात के तकरीबन 9:55 हो चुके थे। 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। अचानक अंकित ने कहा, यार एक बात बताना भूल गया। मैंने कहा, क्या? वो बोला, हमारे घर में एक रूल है, अजीब सा रूल। रात के 10 बजे के बाद कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। मैं चौंक गया, क्या बोल रहा है तू? मैंने हैरत से पूछा और संजीदगी से बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारे घर में रात के 10 बजे से लेकर सुबह तक किसी का भी कमरे से बाहर निकलना मना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बात मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे पत्थर से टकरा गई हो। तेरा दिमाग ख़राब तो नहीं? मैंने धीरे से कहा। फिर मैंने गुस्से से सन्ना कर कहा, क्यों नहीं निकल सकते 10 बजे के बाद? अगर रात में टॉयलेट जाना हो तो? अंकित बोला, टॉयलेट करनी है तो अभी जाके कर ले, लेकिन 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। अगर रात में लगे तो उसी में करनी होगी। उसने कमरे के कोने में रखी एक बोतल की तरफ इशारा किया। पहले मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे पर ज़रा भी मुस्कुराहट नहीं थी। वो बिल्कुल संजीदा था। ये समझ आते ही मेरा गला जैसे खुश्क हो गया हो। मैंने गहरा सांस लिया। ये क्या पागलपन है यार, ये कैसा रूल है? मगर वो चुप रहा। मुझे अभी भी लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, बस समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, वो भी मुझसे, अपने सबसे अच्छे दोस्त से। मैंने फिर कहा, मुझे सच सच बता, क्या बात है? वो बोला, यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये घर थोड़ा शहर के बाहर है ना, इसलिए रात के वक्त ये थोड़ा बदल सा जाता है। बदल सा जाता है? क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा, मगर उसके जवाब देने से पहले ही नीचे वाली दीवार पर लगी घड़ी के घंटे बजने लगे। 10 बज चुके थे।
एक एक करके घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंजने लगी, मगर 12वां घंटा बजने से पहले ही वो झट से उठा, जाके दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। अंकित, ये सब क्या चल रहा है? मैंने इस बार थोड़ा गुस्से से पूछा। वो बोला, अरे कुछ नहीं यार, बस मेरे पेरेंट्स का बनाया हुआ एक रूल है, तू टेंशन मत ले, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो वापस बेड पर आया और दोबारा टीवी में मूवी देखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उस दरवाजे पर था। पूरा घर खामोश था, मगर वो खामोशी आम नहीं थी, जैसे कोई इस खामोशी में हमें सुन रहा हो। मेरी नज़रें दरवाजे की कुंडी पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 10 बजते ही उस दरवाजे की दूसरी तरफ कोई आ गया हो, जो बाहर अंधेरे में खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैं कुछ देर उसी तरह दरवाजे को देखता रहा, मगर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने खुद को संभाला और दोबारा मूवी देखने लगा, मगर दिमाग अभी भी उन्हीं ख्यालों में फंसा हुआ था। अंकित पहले कभी ऐसे अजीब तरीके से बर्ताव नहीं करता था। मैंने सोचा, अब मैं इससे बात करता हूँ। जैसे ही मैंने सर उसकी तरफ घुमाया, नीचे वाले फ्लोर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैं चौंक के बोला, अंकित, ये क्या था? तूने आवाज़ सुनी? मगर अंकित चुपचाप टीवी पर नज़रें जमाए बैठा था, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका हाथ हिलाया, बोल ना, तूने वो आवाज़ सुनी? वो बोला, हाँ सुनी, मगर तू उस पर ध्यान मत दे, बस चुपचाप मूवी देखता रहे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि फिर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई नीचे किसी भारी चीज़ को घसीट रहा हो। यह आवाज़ सुनकर मैंने फ़ौरन टीवी म्यूट कर दिया। यह आवाज़ तो तूने भी सुनी होगी ना? नीचे कौन है? मैंने गुस्से से पूछा। वो फिर धीरे से बोला, प्लीज़ यार, मेरी बात मान ले, उस आवाज़ पर ध्यान मत दे, थोड़ी देर में वो खुद ही चला जाएगा। चला जाएगा? कौन चला जाएगा? मैंने हैरत से कहा। दिमाग में अजीब सा खौफ बैठने लगा था, और तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक मानूस सी आवाज़ आई, अंकित बेटा, हम आ गए। वो उसकी माँ की आवाज़ थी। मैं और तुम्हारे पापा जल्दी वापस आ गए हैं, देखो हम तुम दोनों के लिए क्या लाए हैं, चलो बेटा दरवाज़ा खोलो। मैंने फ़ौरन अंकित की तरफ देखा। वो जैसे पत्थर बन गया था, उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जो मैंने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा। बाहर से फिर आवाज़ आई, अंकित बेटा, जल्दी दरवाज़ा खोलो, हमें पता है तुम दोनों मेरी आवाज़ सुन रहे हो। उसकी माँ की वो नरम प्यार भरी आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, मगर उस आवाज़ में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लग रहा था। ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। अब तक जिस चीज़ को मैं मजाक समझ रहा था वो सब मजाक नहीं था। उसके घर में वाकई कोई था, बल्कि उस दरवाजे की दूसरी तरफ, और वो जो कोई भी था उसकी माँ की आवाज़ में बात कर रहा था और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। मगर क्यों? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, मगर वो आवाज़ भी अजीब थी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि किसी गोश्त के लोथड़े से दरवाजे पर थपथपा रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अंकित अब भी साकित बैठा था, खौफ से पत्थर बना हुआ। दरवाजे का नब घूमने लगा। वो जो भी बाहर था अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से कह रही हूँ दरवाज़ा खोलो। वही उसकी माँ की आवाज़ थी, मगर अब उसमें नरमी नहीं, गुस्सा था, एक खौफनाक गर्जदार गुस्सा। मेरा जिस्म लरज़ने लगा। मैं उछल के कमरे के एक कोने में जाकर दुबक गया। मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बाहर से वो आवाज़ अब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी और फिर एक भद्दी सी आवाज़ आई, जैसे कोई गाढ़ा सा माया ज़मीन पर गिरा हो। उसी के साथ दरवाजे के नीचे से एक लज्ज बदबूदार गाढ़ा माया कमरे के अंदर रिसने लगा। बदबू इतनी तेज़ थी कि सांस लेना दुश्वार हो गया। अंकित ने फ़ौरन कंबल ओढ़ लिया। वो पूरी तरह कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे अब वहाँ है ही नहीं, जैसे वो अपने खौफ में गायब हो गया हो। कमरे में खामोशी छा गई। देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, न दरवाजे पर कोई दस्तक, न कोई सरसराहट। मगर मैं जानता था वो गया नहीं है। दरवाजे के उस पार कोई अब भी मौजूद था। पूरे घर की सारी बत्तियां बुझी थी सिवाय अंकित के कमरे के। दरवाजे के उस तरफ सिर्फ अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी मैं अब उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अंकित कंबल में दुबका हुआ था, लरसता हुआ। शायद वो जानता था कि दरवाजे के पीछे क्या है। ये उसका घर था, उसे तो सब मालूम था, मगर मुझे कुछ नहीं पता था। मैं डर ज़रूर रहा था, मगर तजस्सुस उससे भी ज़्यादा था।
मुझे जानना था कि आखिर दरवाजे के पीछे कौन है, क्या है जो उसकी माँ की आवाज़ में बोल रहा है। मैंने खुद से कहा बस एक बार झांक के देख लूँ, फौरन वापस आ जाऊँगा। यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप दबाए दरवाजे के करीब पहुँचा, मगर पीछे से आवाज़ आई, राहुल ऐसा मत कर। वो अंकित की आवाज़ थी। वो मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं था। मैं दरवाजे के करीब गया और उसमें बने हुए छोटे से सुराख से बाहर झांकने लगा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हॉल खाली था, बस खिड़कियों से आती चांदनी फर्श पर फैली हुई थी, जिससे हर चीज़ धुंधली रोशनी में साफ नजर आ रही थी। मैं चंद लम्हे तक ऐसे ही देखता रहा। वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद वो चला गया हो, मगर जैसे ही मैं पीछे हटने को था, मैंने उसे देखा। मेरी सांस रुक गई। वो कोई इंसान नहीं था, ना कोई जिन, ना कोई शैतान। उसका जिस्म बहुत पतला और लंबा था, जैसे हड्डियों से नहीं बल्कि लकड़ी, मेज़, कुर्सी और अलमारी के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हो। उसने अंकित की माँ और बाप के कपड़े पहन रखे थे, मगर चेहरा बिल्कुल नहीं था। चेहरे की जगह सिर्फ एक स्याह घड़ा था, जैसे अंधेरे का एक सुराख जिसके अंदर सब कुछ निकल जाने वाली खामोशी थी। ये ना इंसान था, ना जानवर, ना शैतान। ये तो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर एक लम्हे के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए। और तभी एक और आवाज़ आई, राहुल बेटा, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। देखो तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही है। अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वो मेरी मम्मी की आवाज़ थी। उसी आवाज़ के साथ मैं एकदम से अपने ट्रांस से बाहर आया और फ़ौरन पीछे हट गया। पीछे देखा तो अंकित अभी भी कंबल में छुपा कांप रहा था। उसी लम्हे दरवाजे पर खराशने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अपने बड़े बड़े नाखूनों से लकड़ी को नोच रहा हो। और ऐसा करते हुए बार बार मेरी मम्मी की आवाज़ में मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी अंकित की तरह कोने में दुबक गया। कई घंटे इसी तरह गुजर गए। इसी दौरान वो कभी मेरे घर वालों, कभी रिश्तेदारों, हत्ता कि मर चुके लोगों की भी आवाज़ें निकाल कर मुझे बहकाने की कोशिश करता रहा। फिर एक वक्त आया कि सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। मुझे लगा शायद अब वो चला गया है। मैंने हिम्मत की, अंकित के पास गया और आहिस्ता से बोला, अंकित बाहर निकल, वो चला गया है। अंकित बोला, नहीं, वो अभी बाहर ही है। मैंने कहा, अंकित अब तो मुझे सच सच बता, ये सब हो क्या रहा है। शायद अंकित को समझ आ गया था कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं। वो डरते डरते दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन हम उसे भूत घर के नाम से जानते हैं। वो तब से है जब से हम यहाँ रहते आ रहे हैं। मेरे परदादा ने यह घर बनाया था, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि जिस ज़मीन पर वो ये मकान बना रहे हैं, उस ज़मीन का असल मालिक वो शैतान है। पहली ही रात उन्हें पता चल गया था कि उस घर में उस शैतान का बसेरा है। तब उन्होंने उससे एक सौदा किया, अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए। सौदा ये था कि दिन में ये घर हमारा होगा, लेकिन रात के 10 बजते ही ये घर उसका हो जाएगा। उस दिन से आज तक यही कायदा चला आ रहा है कि रात 10 के बाद कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि तब उसके निकलने का वक्त होता है। पहले तो वो सिर्फ आवाज़ें निकाल कर हमें डराता था, मगर अब उसकी भूख बहुत बढ़ गई है। अब उसे एक बलि चाहिए, इंसान की बलि, ताकि उसकी भूख मिट सके। अंकित की बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सब कुछ समझ आ गया। इस घर में वाकई एक शैतान था जिसे अपनी भूख मिटानी थी, और मेरा दोस्त जिसने कभी मुझे अपने घर बुलाया तक नहीं, आज अचानक रात को ठहरने के लिए क्यों कह रहा था। इसका मतलब साफ था, बलि का बकरा मैं ही था। मैं घबरा कर चीखा, अंकित मैं तो तेरा बेहतरीन दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अंकित बोला, नहीं यार, बात वैसी नहीं है। वो शैतान बरसों से हमारे डर पर पल रहा है, मगर अब पापा का कहना है कि उसे कुछ नया चाहिए। अगर हम उसे कोई नया इंसान दें जो हमारे ख़ानदान का ना हो, तो शायद वो हमें छोड़ दे। अंकित के मम्मी पापा बाहर नहीं गए थे, वो अभी भी उसी घर में थे, अपने कमरे में छुप कर ये आवाज़ें सुन रहे थे। और तभी नीचे से किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। अब ये चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म हो चुका था और वो खुलकर हमारे सामने आने को तैयार था। चंद ही लम्हों बाद वो हमारे दरवाजे के बाहर आकर रुक गया और एक ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाजे पर कुछ दे मारा। दरवाज़ा बुरी तरह हिलने लगा। अब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये क्या कर रहा है? ऐसा तो इसने आज तक कभी नहीं किया। फिर एक और खौफनाक आवाज़ गूंजी। वो पुराना लकड़ी का दरवाज़ा अब बस खुलने ही वाला था। अचानक एक और ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा फटकर खुल गया। बाहर वही खड़ा था, उस घर का भूत,
जो घर की चीज़ों से बना हुआ शैतान था। इस बार उसके चेहरे की जगह एक घड़ी थी, वही घड़ी जो निचली मंजिल की दीवार पर लगी हुई थी। और तभी उस घड़ी से आवाज़ आई, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ। इतना कहना था कि वो शैतान अपने भारी कदमों के साथ हमारी तरफ बढ़ने लगा। मौत हमारे करीब आ रही थी। अंकित ने खौफ के मारे एक ज़ोरदार चीख मारी। उस शैतान से बचना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसका शिकार नहीं बनना चाहता था। मैंने हिम्मत की, पास रखा एक भारी लैंप उठाया और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। लैंप सीधा उसके चेहरे यानी उस घड़ी पर लगा और घड़ी के 2 टुकड़े हो गए। वो दर्द से चीख उठा। मुझे एक लम्हे के लिए संभलने का मौका मिल गया। मैं जानता था कि उस शैतान को लड़कर नहीं हराया जा सकता, हमें बस किसी तरह यहाँ से भागना था। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। वही एक रास्ता था। मैं चिल्लाया, अंकित खिड़की से कूद जा। मैं अंकित की तरफ दौड़ा, लेकिन वो तो खौफ से पत्थर बन चुका था। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, मैं उसे यूँ छोड़कर नहीं भाग सकता था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वो शैतान दोबारा हमारी तरफ लपका। मैंने जल्दी से कहा, अंकित उठ, इस बेड को दरमियान में लगा, जल्दी से। शायद जान बचाने की उम्मीद ने अंकित को कुछ हिम्मत दी। हम दोनों ने पूरी ताकत से बेड उठाया और उसको दरमियान में रख कर उस शैतान का रास्ता रोक दिया। वो गुस्से से धाड़ा। मैंने फ़ौरन खिड़की का हैंडल पकड़ा और खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की जाम थी। अब अंकित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बेबसी थी। उसने हार मान ली थी, जैसे कह रहा हो अब सब खत्म। वो शैतान हम तक पहुंचने ही वाला था। हम इस कमरे में उसके साथ फंस चुके थे, जैसा चूहा पिंजरे में। मैंने बाहर आसमान की तरफ देखा, मुकम्मल अंधेरा था। सुबह होने में कितना वक्त बाकी है ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था, क्योंकि कमरे में कोई घड़ी नहीं थी। मौत कदम ब कदम हमारी तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मेरी नज़र टीवी के पास रखी एक तेज़ रोशनी वाली फ्लैश लाइट पर पड़ी। मौत यकीनी थी, लेकिन मरने से पहले एक आखिरी कोशिश की जा सकती थी। मैंने छलांग लगाकर फ्लैश लाइट उठाई, ऑन की और सीधी उस शैतान के टूटे चेहरे की तरफ कर दी। मुझे यकीन था कि उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंखें तो थी ही नहीं, मगर शायद इस दिन मेरी किस्मत कुछ और ही चाहती थी। फ्लैश लाइट की तेज़ आंखें चुका देने वाली रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो चीख कर पीछे हट गया। वो शैतान अंधेरे में रहने का आदी था। जैसा कि अंकित ने बताया था कि वो दिन निकलते ही गायब हो जाता है, इसका मतलब था वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा मंसूबा कामयाब हो गया। वो पीछे हटा और हमें वहाँ से भागने का मौका मिल गया। अंकित का हाथ पकड़कर घसीटते हुए मैं कमरे से बाहर निकला, मगर हम ज़्यादा दूर न जा सके कि वो शैतान फिर पीछे भागता हुआ आने लगा। इस बार वो बहुत गुस्से में था, मगर जब वो करीब आता मैं फ्लैश लाइट उसकी आंखों में मार कर उसे चकमा देता। यूँ कई मरतबा यही खेल चलता रहा। मेरे दिल में सोच घूम रही थी कि आज दिन कभी निकलेगा भी या नहीं। अमूमन घर में सोते ही सुबह जल्दी आ जाती है, मगर आज वक्त ठहरा हुआ महसूस हो रहा था। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, अगर इसी शैतान को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। जैसा कि अंकित ने बताया था, ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिन निकलते ही गायब हो जाता है। तो अगर इसे सूरज की रोशनी में रोका जाए तो शायद वो जलकर ख़त्म हो जाए। मगर कहाँ ले जाऊँ? वो घर का हिस्सा था, बाहर ले जाना मुमकिन नहीं था। फिर मुझे छत का ख्याल आया, जहाँ सूरज की रोशनी सीधी उस पर पड़ेगी। मैंने चालाकी से उसे चकमा दिया। सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए छत तक पहुँच गया। वहाँ एक मजबूत लोहे का दरवाज़ा था, जो मैंने ज़ोर से खोला और छत पर निकला। वो भी मेरे पीछे चढ़ाया, मगर छत पर छुपने को कोई जगह न थी, सिवाय पानी के टैंकों के। अब बचने की कोई जगह न रही। फ्लैश लाइट की बैटरी भी ख़त्म होने लगी। मैंने खुद को हार मान लिया। आंखें बंद करके बैठ गया जब उसके कदम मेरे करीब सुनाई दिए और वो मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने मौत को करीब महसूस किया, मगर अचानक से उसने चीखें मारना शुरू कर दी। रोज़ निकलने वाला सूरज, उसकी तेज़ रोशनी उसके जिस्म पर पड़ते ही वो जलने लगा। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा ताकि रोशनी से बच जाए। मैं भी तेज़ी से दौड़ा और उससे पहले कि वो अंदर पहुंचता, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मोटा लोहे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मारकर खोलने की कोशिश करता रहा, मगर कुछ ही देर में उसकी चीखें मान पड़ गई। दरवाज़ा खोलकर जब हमने बाहर देखा तो वो चीज़ जो उसके जिस्म के घरों की चीज़ों से बन पड़ी थी, नीचे जल रही थी, जैसे गोश्त के टुकड़े जल रहे हों। वो शैतान हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। उसी वक्त अंकित और उसके माँ बाप भी सांस फुलाते हुए छत पर आ गए। वो जलते हुए वाक़यात देखकर आंखों पर यकीन न कर पाए कि जो सदियों से उनकी नस्ल को सताता रहा अब ख़त्म हो चुका है, और वही इंसान जिसे उन्होंने बलि बनाया था, उसने उसे सफ़ा हस्ती से मिटा दिया था। अंकित के माँ बाप ढेर सारी माफ़ी मांगने लगे। शर्मिंदा थे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मगर मेरी खुशी इस बात की थी न सिर्फ मैं ज़िंदा बच गया, बल्कि मैंने अपने दोस्त की जान भी बचा ली थी।